गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे टेस्ट का चौथा दिन है, जिसमें हम आज 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हें ही इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, और ये आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना देगा। जितना स्कोर इसमें आपका आता है उसे कमेंट करें, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनके टॉपिक आप ज़रूर पढ़ें। अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में हरा दिया था, तो अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़कर वो वापस चला गया था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। वो कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का शासक था, तो उसकी दरबारी भाषा क्या हुआ करती थी? फारसी हुआ करती। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जबकि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। ध्यान रखेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टेंडन। क्वेश्चन है कंडरा या फिर टेंडन किसे जोड़ता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। टेंडन किसे जोड़ता है? आप इसका आंसर टिक कर चुके होंगे। हमारा सही जवाब है हड्डी को पेशी से। टेंडन क्या करता है? ये होती बोन यानी हड्डी, और इसके ऊपर मसल्स को चिपकाए रखता है कि उस टिश्यू को क्या कहते हैं, उस ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। एक ऐसे ही क्वेश्चन आता है लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट लिगामेंट क्या होता है? तो याद रखना, वो क्या करता है? बोन प्लस बोन यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट रिपीट होते हैं। क्या कि लिगामेंट क्या करता है? तो हम कहेंगे हड्डी को हड्डी से यानी बोन को बोन से जोड़ता है। और कंडरा या टिंडन क्या करता है? टिंडन बोन को मसल से यानी हड्डी को पेशी से जोड़ता है। ये दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्य, इनका कहने का मतलब वैदिक काल जो हम लोग उत्तर वैदिक है उससे पूर्व यानी ऋग वैदिक काल के जो आर्य थे उनका धर्म क्या था। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का धर्म क्या था? तो आप अपना आंसर टिक करिए। इसका सही जवाब है प्रकृति पूजा और यज्ञ। कौन सा? सी वाला सही जवाब है। उनका मुख्य धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। जो आर्य थे मुख्यतः मध्य एशिया से आए हुए थे, ऐसा मैक्स मूलर का कथन है। और वो क्या थे? चरवाहों के रूप में आए थे। उनका मुख्य उद्देश्य, उनका जो धन हुआ करता था वो गाय, अगर उसमें युद्ध भी हुआ होता था तो गायों के लिए हुआ करता था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आर्य प्रकृति की पूजा करते थे, यज्ञ ही, और ये प्रकृति पूजा और यज्ञ किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जब कोई मनुष्य अपनी नेत्र किसी को दान करता है तो उसमें नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेत्र से एक दो यही क्वेश्चन बनते हैं कि नेत्र दान में कौन सा भाग दिया जाता है, तो हम सब याद रखेंगे कौन सा होता है? कॉर्निया। नेत्रदान में अगर किसी को दान किया गया तो कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है वो ध्यान रखेंगे, रेटिना पर। लेकिन दान कौन सा भाग किया जाता है? कॉर्निया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किया या इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? आप लोग आंसर टिक करिए। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने। किसने?
इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इल्तुतमिश ने कई और काम किए। एक लिखा तुर्क ए चहलगानी, क्या? तुर्क ए चहलगानी, ये शुरुआत करी। तुर्क ए चहलगानी की शुरुआत किसने करी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। ये 3 पॉइंट इल्तुतमिश के बारे में ध्यान रखेंगे। पहला, इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। तुर्क ए चहलगानी के स्थापना किसने करी? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन? इल्तुतमिश ने। और चौथा पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ये ध्यान रखेंगे, किसको? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी जो थी वो लाहौर थी, तो दिल्ली को राजधानी पहली बार किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण में कौन करता है? मतलब क्या होता है, जैसे लाइट कभी कभार तेज हमारी आंखों पर पड़ती है या धीमी हो, अंधेरा होता है, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? तो इसका सही जवाब है कौन? आइरिस। आइरिस यानी जिसको हम लोग हिंदी में पुतली कहते हैं, नेत्र पुतली। क्या कहते हैं? नेत्र पुतली। तो ये क्या करती है, अगर जैसे कहीं पर तेज प्रकाश आ रहा है तो ये अपने आप को सिकोड़ लेती है, और वही अगर प्रकाश की मात्रा कम है तो ये क्या करती है? फैल जाती है, जिससे चीज़ें हमें थोड़ा स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? दोस्तों इसमें सब वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसमें इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें और टेस्ट को रोज़ाना दें। अगर आपने पिछले टेस्ट नहीं दिए हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आप लोग अपना आंसर बताएं। इसका सही जवाब है ऑक्सीजन का परिवहन करना। देखिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है? कणिकाएँ। कणिकाओं में कौन कौन होती हैं? एक आरबीसी होती हैं, एक डब्ल्यूबीसी होती हैं, और तीसरी प्लेटलेट्स होती हैं। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है पूरे शरीर में, लौटते टाइम वही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाई का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन ही क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन का कार्य मुख्यतः क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया कि हीमोग्लोबिन, वो रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से सटे हुए हैं? या कहा जाए भारत की समुद्री तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो देखिए इसका जवाब अभी आपको अपने आप कमेंट कर देंगे। हम सभी जानते हैं भारत की जो तटरेखा है कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो यहाँ पर जो राज्य स्थित है वो गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर कर्नाटका है, यहाँ पर गोवा है, और ये क्या है? केरला है। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, वो गुजरात, महाराष्ट्र, और यहाँ कर्नाटका, गोवा और केरला, और यहाँ पर क्या है? तमिलनाडु है, और यहाँ पर क्या है? आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर क्या है? उड़ीसा है, और यहाँ पर क्या है? वेस्ट बंगाल। तो बोलिए कितने हो गए? 1 2 3 4 इधर और 5 इधर, यानी कितने राज्य? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य कहाँ हैं?
समुद्री तटरेखा पर स्थित हैं। ध्यान रखेंगे आप इसकी जब भी पढ़ाई किया करें तो मैप से किया करें। सबसे पहले गुजरात, फिर कौन सा है महाराष्ट्र, फिर कौन सा है कर्नाटका, उसके बाद छोटा सा गोवा, फिर केरला, फिर इधर आइए तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर वेस्ट बंगाल। यही भारत की तटरेखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की? लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की? हॉनसन ने की। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की? हॉनसन ने की। यह एक प्रकार का टीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? या प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये तो किसका, कोशिका चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो बताइए हमारी बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोटीन कहाँ पर बनती है? तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे राइबोसोम्स। क्या आंसर है? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखेंगे राइबोसोम में ही प्रोटीन बनती है। और फिर बात आती लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, जो कि ये क्वेश्चन ही लिखा है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? बोलिए। पावर हाउस। क्या? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो ये तीन ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पूछे तो उसे शक्ति ग्रह या पावर हाउस, राइबोसोम पूछे तो उसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, और लाइसोसोम पूछे तो उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि वर्गीकी से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आपने वर्गीकी का अगर चैप्टर नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस, इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है? बोलिए। वर्गीकी का पितामह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति का शुरुआत किया, जिसमें पहला नाम होता है वंश का और दूसरा उसकी जाति का। ठीक है, जैसे मनुष्य का नाम है होमो सोपियंस, तो होमो उसका वंश है और सोपियंस उसकी जाति है। द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने की? लीनियस ने। वर्गीकी का पितामह किसे माना जाता है? लीनियस को। और अरस्तु के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर पूछे जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु को। पूछे जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है तो अरस्तु को। ये दोनों पॉइंट अरस्तु के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन वर्गीकी का पितामह कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति किसने आरंभ की? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, आइए शुरू। हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कौन शामिल है? तो ये इसका आंसर है लौह इस्पात उद्योग। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? कभी कभी ये इंग्लिश वर्ड लिख के भी पूछता है। साइलेंट, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली घाटी को क्या कहते हैं? वैली। साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आप अपना आंसर कर चुके होंगे। इसका सही जवाब है कहाँ है? केरल राज्य में। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल राज्य में। ये ध्यान रखेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक आता है फ्लावर वैली। फ्लावर या फूलों की घाटी।
कोई पूछे फूलों की घाटी कहाँ है तो वो है यूके यानी उत्तराखंड। यूके वो यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं, अपने यहाँ का उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। और साइलेंट वैली या शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ इस आकार में होता है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का, इसकी लंबाई होती है 3 और उसके मुकाबले ये होती है 2, यानी ये अनुपात रहता है क्या? 3:2 का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाए? 3:2 का रेशियो रहता है लंबाई और चौड़ाई में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, पावर लेंसों की एसआई इकाई क्या है? वो थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेंस की क्षमता हम लोग पढ़ते हैं, लेंस की क्षमता, क्षमता का मात्रक क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर होती है। और इसमें लिखते किससे हैं? लेंस की क्षमता को लिखा जाता है पी से। फॉर्मूला होता है P=1/f, जहाँ f क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, उत्तल लेंस की फोकस जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, और उत्तल लेंस की क्या होती है? लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। उत्तल लेंस की पॉजिटिव, अवतल लेंस की निगेटिव। लेंस की क्षमता P=1/f, ये फॉर्मूला। लेंस की क्षमता का यूनिट है डायोप्टर। ठीक है, बस इससे यही इतने क्वेश्चन बनते हैं। ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है? भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सर्वोच्च शिखर, देखिए यहाँ कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आपको अभी सब बता रहे हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर पूछे तो हम आंसर लगाएंगे गॉडविन ऑस्टिन। इसी का एक दूसरा नाम है, हम लोग कहते हैं K2। ये भारत का सर्वोच्च शिखर है, लेकिन समस्या क्या है? ये स्थित है कश्मीर में, और कश्मीर का कुछ भाग पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम लोग कहते हैं POK। तो पाक अधिक्रमकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहीं पर ये चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। तो यानी है तो ये भारत की, लेकिन कब्जा वर्तमान समय में किसका है? पाकिस्तान का। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन पूछता है भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा, यानी भारत के अंदर, वर्तमान समय में भारत के अंदर सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका जवाब होता है कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर जो कि भारत में है वो है कंचनजंगा, और वो कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, और वहाँ की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट तो सबको पता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट है कहाँ? वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कहाँ? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब कितनी हो गई है? 8,850, ध्यान रखेंगे 8,850 मीटर, जो कि कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सागर माथा। नेपाल में उसको क्या कहते हैं? सागर माथा, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन माउंट एवरेस्ट से बनते हैं। भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? षडमुगम शेट्टी। भारत का पहला वित्त मंत्री षडमुगम शेट्टी जी थे। तो ध्यान रखिएगा, पहले वित्त मंत्री षडमुगम शेट्टी, पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पहले विदेश मंत्री थे, षडमुगम शेट्टी पहले कौन से? वित्त मंत्री थे। और एक वो थे कौन से? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखेंगे इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी? तो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। सबसे नई श्रेणी यानी सबसे बाद में बनने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है
कौन सी? सही आंसर आप टिक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है, यानी भारत में जो पर्वतमालाएं उपस्थित हैं उनमें सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। ठीक है। और अगर यही पूछ देता सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, कौन सी प्राचीन वाली, तो हम नाम लगाते क्या? अरावली वाला। ठीक है, प्राचीन कौन सी है? अरावली। और सबसे नई कौन सी है? हिमालय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ये ध्यान रखेंगे, चोटियाँ पूछी जाती कौन सी? गुरु शिखर। ठीक है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये तो सब हम लोगों को पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कोशिका चैप्टर से है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं किसका उपयोग करती हैं, बताइए। ऊर्जा, कोशिका में ऊर्जा किससे बनती है? तो किससे बनती है बताइए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। ध्यान रखेंगे, कोशिका में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो किससे होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। और ऊर्जा उत्पादन होता कहाँ है ये भी ध्यान रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आखिरी क्वेश्चन है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र, आप ये टॉपिक जरूर पढ़ें, यहाँ से बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? तो यह है सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सेरिब्रम क्या है? मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो दोस्तों, ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए। इनमें से आपका स्कोर कितना रहा वो हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में फिर 20 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब